गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम लेसन 6 स्टार्ट करेंगे आज। लेसन 6 जिसमें लेसन का नाम है सजीव जगत में संगठन। लेसन 6 सजीव जगत में संगठन 6.1 संगठन के विभिन्न स्तर। हम संगठन के विभिन्न स्तरों को देखेंगे बच्चों। इसमें हम जानते हैं कि सजीवों में जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि होती हैं। इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए शरीर में कई तंत्र होते हैं। सारणी 6.1 में मनुष्य के तंत्रों के नाम दिए गए हैं। इन तंत्रों से संबंधित अंग एवं उनके कार्य लिखिए। तो बच्चों, जितने भी सजीव होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, ठीक है, तो वे जैविक क्रियाएं करते हैं। किस प्रकार के जैविक क्रियाएं करते हैं? पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, इस प्रकार के जैविक क्रियाएं करते हैं। और जो ये इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए शरीर में कई तंत्र बने होते हैं, है ना। मनुष्य के कुछ तंत्र के नाम यहाँ पर दिए गए हैं सारणी 6.1 में, जिसमें है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो बच्चों, यहाँ पर अंगों के नाम दिए हुए हैं और तंत्रों के क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे श्वसन तंत्र, है ना। श्वसन तंत्र के अंग हैं नाक, श्वास नली, फेफड़े। और श्वसन तंत्र का कार्य क्या है? श्वसन करना, है ना। इसी प्रकार से हम पाचन तंत्र देखेंगे बच्चों। तो इनके भी कुछ अंग होते हैं पाचन तंत्र के भी, जैसे कि मुंह है, लार ग्रंथि है, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, मलाशय, पित्ताशय, अमाशय, यकृत, ये सब क्या है? ये पाचन तंत्र के अंग हैं, ठीक है। तो इन अंगों का आप लोग यहाँ पर नाम लिख लेंगे। और तंत्र के कार्य क्या है? पाचन करना, ठीक है। भोजन का क्या करना है? पाचन करना है। इसी प्रकार से हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र के भी अंग होते हैं, जैसे कि हृदय, है ना, और जो पंप होते हैं, जैसे सभी दायां नीलय, बायां नीलय, दायां आलीन, बायां आलीन, फुफ्फुस सिराएं, फुफ्फुस धमनी, है ना। ये सब क्या है? ये परिसंचरण तंत्र के अंग है। और इनके कार्य में क्या लिखेंगे? इनका क्या कार्य है परिसंचरण तंत्र का? ये क्या करते हैं? सभी कशेरुकी जंतुओं जिसमें रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है, जो नलिकाओं में बहता है, उसे बंद परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं? सभी जो रक्त होता है ना, जो ब्लड होता है, उनको हृदय द्वारा पंप किया जाता है। तो परिसंचरण तंत्र का यह कार्य है। उत्सर्जन तंत्र। अब हम देखेंगे बच्चों उत्सर्जन तंत्र, जिनके कुछ अंग हैं। वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग है ना, और मूत्राशय है, मूत्र छिद्र है, ये सब इनके अंग हैं, है ना। और वृक्क है। तो ये क्या करते हैं? इनका जो उत्सर्जन तंत्र के ये अंग है और इनका कार्य क्या है उत्सर्जन तंत्र का? ये मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग के द्वारा उत्सर्जित करते हैं, है ना। प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र के अंग के नाम है वृषण, अंडाशय, है ना। तो ये क्या करते हैं? ये कार्य में सभी जीवधारी प्रजनन क्रिया द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये उनके कार्य हैं। तंत्र के कार्य क्या है? ये सभी जीवधारी प्रजनन क्रिया अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं प्रजनन क्रिया के द्वारा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो मुर्गी के अंडे होते हैं, जिससे उस अंडे से चूजे निकलते हैं और बड़े होकर वो मुर्गा या फिर मुर्गी के समान ही दिखाई देते हैं, है ना। वैसे ही मुर्गा बनते हैं या फिर मुर्गी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे प्रजनन क्रिया के द्वारा अपने समान ही जीव उत्पन्न करते हैं। तो ये कुछ हमारे तंत्र के अंग हैं और कार्य।
ठीक है। अब हम देखेंगे विभिन्न अंग किसी तंत्र का भाग होते हुए भी अपना अलग अलग कार्य करते हैं। ये विभिन्न अंग अलग अलग अंग हैं, अंग तंत्र हैं, ठीक है। पर ये क्या करते हैं, ये तंत्रों का नाम है और जो विभिन्न अंग हैं, है ना, ये अलग अलग होते हुए भी क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है, अपना अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे सारणी 6.1 में दिए गए उदाहरण में नाक है, श्वास नली है और फेफड़े श्वसन तंत्र के ये अंग हैं, है ना। यहाँ नाक श्वास लेने और छोड़ने, श्वास नली वायु को फेफड़े तक पहुँचाने और फेफड़े ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। ये सभी कार्य भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा संपन्न होते हैं, है ना। ये सभी कार्य अलग अलग अंगों के द्वारा, भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा पूरा होता है, संपन्न होता है, किंतु ये सभी अंग सम्मिलित रूप से श्वसन क्रिया करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा फेफड़ा हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, श्वास नली हो गया, ये सभी मिलकर कौन सा कार्य करते हैं, ये सभी मिलकर श्वसन का कार्य करते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक तंत्र से संबंधित अंगों के समूहों को अंग तंत्र कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक तंत्र से संबंधित जितने भी अंग होते हैं तो उन अंगों के समूहों को ही हम क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। जैसे कि श्वास नली, नाक, फेफड़े, ये सभी अंग हैं, मगर इनके समूह को ही हम क्या कह रहे हैं, श्वसन तंत्र कह रहे हैं। तो हम अंगों के समूहों को ही श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। किंतु अंग शरीर का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई नहीं है। जो अंग है बच्चों, वो शरीर का सबसे छोटी इकाई नहीं है, जो शरीर का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई नहीं है, ठीक है। आपने पढ़ा है कि प्रत्येक जंतु और पौधे का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक है बच्चों। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 में भी पढ़े हैं कि प्रत्येक जंतु और पौधे का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी चित्र 6.1 की सहायता से देखा जा सकता है। इनके जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है ना, जो अंग बना होता है, उन्हें हम उनकी छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम देख सकते हैं बच्चों, आसानी से देखिए। ये हमारा सूक्ष्मदर्शी है ना, जिसमें हम जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उनको आसानी से देख सकते हैं इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। क्या होता है इस सूक्ष्मदर्शी में, जो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, वो जो हमें दिखाई भी नहीं देता, पर हम इनके सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, आइए देखें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इस अध्याय के अधिकांश प्रयोग सूक्ष्मदर्शी पर आधारित है ना। जितने भी प्रयोग हैं बच्चों इस चैप्टर में, ठीक है, तो जितने भी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसमें अधिकांश जो प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, वो सूक्ष्मदर्शी पर ही आधारित है, ठीक है। जिन लोगों को सूक्ष्मदर्शी से देखने का अभ्यास नहीं होता उन्हें शुरू में कठिनाई होती है। सूक्ष्म वस्तुओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए घंटों प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। सूक्ष्म वस्तुओं को गहराई से अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, घंटों प्रयास करना पड़ता है। अभ्यास हो जाने पर छोटी छोटी चीज़ें देखने में आसानी होती है। यानी कि बच्चों हमें प्रैक्टिस करना है इसमें देखने के लिए, छोटी छोटी जो सूक्ष्म वस्तुओं को गहराइयों से देखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम और भी उनकी छोटी छोटी जो पार्ट्स होते हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जिन खोजा 3 पाइयाँ, जो जितना खोजेगा वह उतना ही पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या कहा गया है बच्चों, जिन खोजा 3 पाया या पाइयाँ, है ना, मतलब जो खोजा वो उतना ही पाएगा, जो जितना खोजेगा वो उतना ही पाएगा, इसका मीनिंग है ना। जब आप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सीख लेंगे
तब आप सूक्ष्म वस्तुओं का अवलोकन कर उसके विषय में सीख भी सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बच्चों हम सूक्ष्म वस्तुओं को आसानी से देख पाएंगे और उनके बारे में और अवलोकन करके उनके विषय में हम और भी अधिक सीख सकेंगे। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से देखने का सही तरीका। तो सूक्ष्मदर्शी में जो देखने का तरीका है वो कैसा है, तो देखिए यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो, है ना, जहाँ पर अच्छी लाइट्स हो बच्चों, या लाइट्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसा जगह पर रखेंगे जहाँ सनलाइट अच्छे से आता हो, है ना। अब हम देखेंगे बच्चों सेकंड, सूक्ष्मदर्शी के लेंस और दर्पण को कपड़े से साफ कर लें, है ना। सूक्ष्मदर्शी के जो लेंस होते हैं बच्चों, यहाँ पर लेंस लगे होते हैं, यहाँ पर भी लेंस लगे होते हैं, है ना। यहाँ पर नेत्रिका लेंस होती हैं और यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस। तो ये दोनों जो लेंस होते हैं इन्हें हमें कपड़ों से साफ़ कर लेना है ना। और दर्पण भी होते हैं, इन्हें भी हमें कपड़ों से साफ़ कर लेना है ना। अब हम थर्ड देखेंगे, कांच की पट्टी स्लाइड को अच्छी तरह धोकर पोंछ लें। ठीक है। अब जो कांच की पट्टी होती है उन्हें हमें क्या करना है, जो स्लाइड होता है यहाँ पर रखा होता है स्लाइड, है ना, इस स्लाइड को हम अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे। फोर्थ है हमारा, किसी वस्तु को देखने के लिए कांच की स्लाइड पर पानी की 2 से 3 बूंदें डालें और उन वस्तु को चिमटी या किसी नोकदार चीज़, आलपीन या बबूल का कांटा की सहायता से पानी की बूंद पर रखें। ध्यान रहे कि इतना कम हो कि वस्तु तैरे नहीं, टिकी रहे, है ना। हमें क्या करना है, उस स्लाइड में एक या 2 बूंद हमें पानी डालना है। क्यों डालना है, क्योंकि जो भी हम देखेंगे उसमें, जो भी वस्तुओं की छोटी पार्ट्स को हम देखना चाहेंगे, उससे क्या करेंगे, चिमटी की सहायता से जो स्लाइड पर हम 1-2 बूंद पानी रखे हैं वहाँ पर ले जाएंगे, उसके ऊपर रख देंगे और इतना पानी रहे कि उसमें वो टिकी रहे, तैरे ना, है ना। इसीलिए हम बस 1 से 2 बूंद पानी वहाँ पर रखेंगे। मान लो अगर चिमटी की सहायता से जो वस्तु को हमें देखना है उसे रखना है, और क्या करना है, आलपिन या फिर बबूल के कांटे, आप लोग देखे हैं कांटे, ठीक है, उनकी सहायता से हमें पानी की बूंदों को रखना है ना, ताकि 1 से 2 बूंद ही जाए और वो वस्तु मतलब टिकी रहे, तैरे ना। ठीक है। अब हम 5 में देखेंगे, कांच की स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी पर दोनों क्लिपों के नीचे फंसाकर ठीक लेंस के नीचे सरकाकर फोकस करें। ठीक है। यहाँ पर हम डायग्राम, यहाँ पर देखिए बच्चों, हम जो स्लाइड होते हैं उन्हें क्लिप की सहायता से कैसे फंसा लेते हैं, उसके बाद में हम इस स्लाइड में उस वस्तु को रखते हैं और फोकस करते हैं। ठीक है। यहाँ दर्पण का भी जो लाइट्स होता है वो इसमें दिखता है और इधर से भी। तो क्या होता है, हम लेंस के द्वारा देखते हैं, प्रकाश क्या होता है, दर्पण में पड़ता है और दर्पण के द्वारा हम इस स्लाइड में जो रखे होते हैं उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्लाइड को क्लिप द्वारा फंसाया जाता है और स्लाइड के ऊपर हम वस्तु को रखते हैं और उसमें कांटे या फिर आलपिन के द्वारा पानी 1 से 2 बूंद रखते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम 6 में देखेंगे, दर्पण को घुमाकर प्रकाश की मात्रा को घटा अथवा बढ़ाकर वस्तु का अवलोकन कर सकते हैं। अब हम दर्पण को भी घुमा सकते हैं, है ना, और प्रकाश की मात्रा को घटा या फिर बढ़ा भी सकते हैं। कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, जो प्रकाश की मात्रा है उसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे, आइए कुछ कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें। अब हम कुछ कोशिकाएं हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से हम देख सकते हैं। क्रियाकलाप 1, आवश्यक सामग्री में हम सूक्ष्मदर्शी लेंगे, प्याज लेंगे, स्लाइड लेंगे, कवर स्लिप लेंगे, पानी लेंगे, सेफ्रेनिन लेंगे अथवा लाल स्याही। बच्चों, जब आप लोगों की स्कूल आने लगोगे, आप लोग स्कूल आने लगोगे, उस समय आप लोगों को ये स्लाइड, है ना, कवर स्लिप, सेफ्रेनिन, लाल स्याही, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सूक्ष्मदर्शी दिखा दी जाएंगी। ठीक है। अब आप देखेंगे, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए प्याज की एक चिमटी
एक मोटी रसदार परत को अलग करें, है ना। हमें क्या करना है, एक प्याज लेना है और उसकी इस प्रकार से डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं। एक प्याज लिए हैं और इसकी जो मोटी एक परत है उसको हमें अलग कर लेना है ना। मोटी जो रसदार परत होती है उन्हें हमें अलग कर लेना है। अब हम देखेंगे और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। फिर दोनों टुकड़ों को अलग अलग करने पर आपको एक पतली पारदर्शी झिल्ली दिखाई देगी, है ना। जब हम उन टुकड़ों को अलग अलग करेंगे तो एक पतली सी पारदर्शी झिल्ली दिखाई देती है। बच्चों ये तो आप लोग घर में भी देखे होंगे, जब प्याज वगैरह काटते रहते हैं तो एक पतली झिल्ली निकलती है ना। अब इस झिल्ली को निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। जो झिल्ली निकली है बच्चों, हमें क्या करना है, उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अब क्या करना है, देखिए इस झिल्ली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। कटे हुए टुकड़ों को कांच की स्लाइड पर पानी की 2 से 3 बूंदों में रखें, है ना। हम इस प्रकार से यहाँ पर रख दिए हैं बच्चों। सेफ्रेनिन डाल सकते हैं इसमें, है ना, या फिर लाल स्याही। और हमें क्या करना है, थोड़ा 1 से 2 बूंद पानी में हमें उन प्याज की झिल्ली को रखना है ताकि प्याज की झिल्ली सूखे ना, है ना। और 1-2 बूंद सेफ्रेनिन अथवा लाल स्याही डाल दें। चित्र 6.2 में हम देखेंगे। अब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें। अब हम यदि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे बच्चों तो क्या होता है, आपने देखा कि प्याज की झिल्ली छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बनी है। चित्र 6.2 में ख नंबर का देखेंगे, ये ख नंबर वाला है। तो ये छोटी छोटी इनकी रचनाएं दिखाई दे रही हैं बच्चों हमें। जब हम सूक्ष्मदर्शी से प्याज की झिल्ली को देखेंगे तो छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बनी हुई है ये झिल्ली, है ना। और इन छोटी छोटी रचनाओं को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो प्याज की झिल्ली में सभी कोशिकाएं एक समान हैं। हम देख सकते हैं जो रचना है ये एक समान की रचनाएं दिख रही हैं, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो एक समान होती हैं, है ना। किंतु अन्य पौधों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम पौधों में देखेंगे बच्चों तो अलग अलग, और अन्य पौधों मतलब अलग और भी पौधों को देखेंगे तो उनमें जो कोशिकाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से अन्य पौधों का भी हम कोशिकाओं को यदि देखना चाहें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अब हम देखिए, आप जानते हैं कि अन्य जीव जंतुओं की तरह मनुष्य का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधों की जो संरचनाएं हैं, जो अंग है, वो कोशिकाओं के द्वारा मिलकर बना होता है ना। जो छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा, कोशिका के द्वारा उनकी रचना बनी होती हैं, उनकी कोशिकाओं के द्वारा उनके जो अंग बने होते हैं, उसी प्रकार से जो मनुष्य का शरीर है या फिर और भी जीव जंतु हैं उनके जो शरीर है वो भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी से इनका हम अवलोकन कर सकते हैं। क्रियाकलाप देखेंगे 2, जिसमें आवश्यक सामग्री हम लिए हुए हैं। सूक्ष्मदर्शी लिए हैं, स्लाइड लिए हैं, कवर स्लिप लिए हैं, पानी लिए हैं, सेफ्रेनिन लिए हैं अथवा लाल स्याही। ठीक है, कुल्ला करके अपना मुंह अच्छी तरह साफ कर लें। आइसक्रीम के चम्मच, आप लोग देखें आइसक्रीम के चम्मच कैसे खुरदुरा सा रहता है ना, ये जो लकड़ी वाले होते हैं। या माचिस की तीली के सिरे जिस पर मसाला ना लगा हो, है ना, से अपने गाल के अंदर वाली सतह को धीरे धीरे से खुरुच कर थोड़ी खुरचन निकाल लें, है ना। मुंह साफ होना चाहिए। कुल्ला करने के बाद हमें क्या करना है, जो आइसक्रीम के चम्मच आते हैं या फिर माचिस की जो तीली होती हैं
जिस साइड बारूद नहीं होती है, उसके पीछे साइड जो बारूद नहीं लगी रहती है, उससे हमें क्या करना है, खुरुच लेना है अपने गालों की सतह को, है ना। धीरे धीरे जब हम अपने गालों की सतह को खुरचेंगे तो थोड़ी सी खुरचन हम निकालने के बाद क्या करेंगे, अब इस खुरचन को स्लाइड पर रख देंगे, है ना। 1-2 बूंद पानी में रखकर 1 बूंद सेफ्रेनिन या फिर लाल स्याही डाल देंगे। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन करें, आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है उसका चित्र बनाएं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र 6.3 में गाल की झिल्ली के ऊतक, है ना। यहाँ पर गाल के झिल्ली के ऊतक हैं बच्चों। हम जो खुरचन लिए हैं वो इस प्रकार से दिखाई देती हैं, है ना। आपको गाल की झिल्ली के ऊतक दिखाई देंगे जो छोटी छोटी कई कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये एक ही प्रकार की जंतु कोशिका है ना। ये एक ही प्रकार की जंतु कोशिकाएं हैं। ये जो कोशिकाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, गाल की झिल्ली के ऊतक दिखाई दे रहे हैं जो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिनकी रचना एक जैसी है ना। इनकी संरचना एक जैसी है और ये मिलकर एक समान कार्य करती हैं, है ना। और जो एक समान कार्य करती हो क्या कहलाती हैं, ऊतक कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनकी रचना एक जैसी हो और जो मिलकर एक समान कार्य करें, हम उन्हें ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं बच्चों, समूह में, है ना। ये कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो ये सभी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाई, ऊतक बनाई, है ना। और सभी ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, अंग बनाते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। फिर सभी अंग मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं और सभी अंग तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, है ना। छोटी छोटी इकाइयाँ, यहाँ पर आपको बहुत सारी इकाइयाँ दिख रही हैं, है ना। तो ये सभी छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर क्या बना रहे हैं, ऊतक। अब ये जो समूह है हम इसे क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। अब बहुत सारे ऊतक मिलकर, ये एक ऊतक है और भी बहुत सारे ऊतक हैं, ये सभी ऊतक मिलकर जो कि कोशिकाओं के जो समूह होते हैं हम उन्हें ऊतक कहते हैं। तो ये सभी एक समूह है और ऐसे बहुत सारे समूह मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। फिर सभी ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे, जैसे कि और अंग तंत्र बनाते हैं, है ना। अंग सभी अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे हमने देखा श्वसन तंत्र, हमने देखा, है ना। पाचन तंत्र हमने देखा, तो उनके अंग होते हैं बच्चों। जैसे हमने श्वास नली देखा था, नाक देखा था, फेफड़े देखे थे, ये क्या है, सभी अंग हैं। तो ये सभी अंग मिलकर क्या बनाए, अंग तंत्र बनाए, श्वसन तंत्र। ठीक है, फिर श्वसन तंत्र क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऊतक अंग बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र से हमारा शरीर बनता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम देखेंगे 6.1.1 संगठन का निम्न स्तर। जंतुओं और पौधों के सभी अंग ऊतकों से और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। जो जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, है ना, उनके जो अंग होते हैं, सभी अंग, वो किनसे मिलकर बना होता है, ऊतकों से और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिका और ऊतक से बने होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि छोटे जीव की कोशिकाएं छोटी हो, है ना। यह आवश्यक नहीं है कि जो छोटे जीव होते हैं उनकी कोशिकाएं भी छोटी हो और बड़े जीव की कोशिकाएं बड़ी हो। प्रायः बड़े जीवों में कोशिकाओं का आकार छोटे जीवों के समान ही होता है ना। जो बड़े जीव होते हैं बच्चों, उनकी जो कोशिकाओं का आकार होता है, साइज होता है, वो छोटे जीवों के समान ही होता है ना, छोटे जीवों के समान होता है, किंतु कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जो कोशिकाओं की संख्या है वो अधिक होती है, बाकी जो कोशिकाओं की संरचनाएं होती हैं वो या आकार होता है वो समान होता है, एक जैसा होता है। अब हम देखेंगे मनुष्य के शरीर में कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि इसे 40,000 से 50,000 कोशिकाओं का समूह एक आलपिन के सिरे के बराबर होता है ना। एक आलपिन का सिरा आप लोग जानते हो,
जैसे ये हम पेन का नोक देख रहे हैं ना, कि पेन ये जो रिफिल है हमारा, इसमें रिफिल में जो लगा हुआ है जो ये नोक है ना, इसको आप लोग देख रहे हो। वैसे ही जो हमारे पिन का एक छोटा सा नोक रहता है, आप लोग देखे होंगे, उसके आलपिन के सिरे के बराबर होता है। क्या होता है, जो मनुष्य के शरीर में कुल कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं, है ना, हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि वो आलपिन के सिरे के नोक के बराबर होता है। 40,000 से 50,000 कोशिकाओं का समूह, सोचिए इतने हजारों का जो कोशिकाओं का जो समूह होता है वो एक आलपिन के सिरे के बराबर होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना छोटा कोशिकाएं होता है, कि वो 50,000 की संख्या में होता है, फिर भी एक आलपिन के सिरे के नोक के बराबर होता है। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाले जीव भी एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कुछ पौधे और जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी से जो दिखाई देने वाले जीव हैं बच्चों, वो भी एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना। कुछ पौधे और जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, इन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट या जीवाणु आदि। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा शरीर हो गया, या फिर पेड़ पौधों का हम देखेंगे तो क्या होता है बच्चों, ये बहुत सारी कोशिकाओं से, बहुकोशिकीय जिसको बोलते हैं, है ना, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर हमारा जो शरीर बनता है। पर क्या होता है, कुछ ऐसे जीव हैं वो सिर्फ केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, मात्र सिर्फ एक कोशिका, जो कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है और जीवाणु है। इन जीवों में एक ही कोशिका भोजन लेती हैं, श्वसन करती हैं, उत्सर्जन, गति तथा प्रजनन भी करती हैं। हमारे में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है हमारा जो शरीर होता है बच्चों, है ना। तो बहुत सारी कोशिकाओं से ऊतक बना, ऊतक से अंग बने, अंग से अंग तंत्र, फिर अंग तंत्र से क्या बना, शरीर। तो इस सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। जितने भी अंग तंत्र होते हैं बच्चों, है ना, ये सभी अलग अलग कार्य करते हैं, अपना अपना अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। पर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये एक ही कोशिका से भोजन भी करते हैं, उसी में श्वसन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, गति भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, है ना। अधिकांश जीवधारियों के शरीर अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इन जीवों के शरीर में अलग अलग अंगों में पाई जाने वाली कोशिकाओं के कार्यों में अंतर होता है। जैसे फेफड़ों की कोशिकाएं श्वसन का कार्य करती हैं, है ना। जितने भी फेफड़े की कोशिकाएं हैं वो क्या क्या कार्य करती हैं, श्वसन का कार्य करती हैं। और पाचन तंत्र की कोशिकाएं भोजन को पचाती हैं। अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं की आकृति और आकार में अंतर होता है। एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं की आकृति और आकार एक समान होते हैं, है ना। जो देखिए बच्चों, यहाँ पर अलग अलग कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं ना, उनका जो आकृति होता है, आकार होता है, उनमें अंतर होता है। पर क्या होता है, जो एक ही कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं की जो आकृति और आकार होता है वो एक समान होता है। अब देखिए, पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक तथा जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। पौधों बच्चों यहाँ पर जो पादप कहा जाता है, पादप से आप लोग समझ जाइएगा कि ये वनस्पति से रिलेटेड है, पेड़ पौधों से रिलेटेड है ना। तो पौधों में पाए जाने वाले जितने भी ऊतक हैं उन्हें हम पादप ऊतक कहते हैं। और जंतुओं में, है ना, जंतुओं में और जीव जंतु जितने भी होते हैं उनमें जो पाए जाते हैं ऊतक, उन्हें हम जंतु ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों पहले, है ना। पादप ऊतक, आपने क्रियाकलाप 1 में पादप कोशिकाओं को देखा है ना। क्रियाकलाप 1 में हमने पादप कोशिकाओं को देखे बच्चे। जो प्याज की झिल्ली हम लिए थे वो क्या है, पादप कोशिकाएं हैं, है ना। आइए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पादप ऊतक का अध्ययन
करें। बच्चों ये क्रियाकलाप 3 में पादप ऊतक के जो हम तने के काट लिए हैं, है ना, इसे हमें देखना है। तो बच्चों हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पर इनके उत्तर देना है ना। इनके उत्तर दीजिए, जैसे कि हाथी के शरीर की कोशिकाएं बड़ी होंगी या चींटी के शरीर की, लिखिए। तो इन्हें आपको यहाँ पर 3rd नंबर वाला एक क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको बताना है। बच्चों ये सारणी 6.1 आप लोग को मैं बता चुकी हूँ, है ना। पाचन तंत्र के जितने भी अंग होते हैं, परिसंचरण तंत्र के अंग होते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ अंगों के नाम लिखना है और जो तंत्र हैं इनके कार्य को लिखना है अपनी कॉपी में, है ना। और मेरे नंबर पर आप लोग सेंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों का होमवर्क है और एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो 2 क्वेश्चन आप लोग, ये सारणी और एक क्वेश्चन जो दिया गया है, इन्हें आप लोग बनाएंगे और मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।